क्या हाल चाल। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं। 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट, डे नंबर 3, आज की लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन की 2 वीडियो मैंने बना के डाली थी। फिर मैंने बच्चों के कमेंट चेक किए, उसमें बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि सर हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में प्री कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट हमारे को समझ में नहीं आ रहा, वो इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। प्लीज आप एक बार उसको 10 मिनट के अंदर आप हमें रिकॉल करवा सकते हैं, तो बिल्कुल रिकॉल करवा सकते हैं। तो सारे के सारे बच्चे जिनको भी हाउस प्रॉपर्टी में दिक्कत आ रही है, सारे बच्चे सुन लेना, क्योंकि इस बार उम्मीद है हाउस प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन पक्का पक्का बनने की। तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करता हूं, पहले एक बार हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को निकालने का ना फॉर्मेट समझते हैं। फॉर्मेट क्या निकल के आता है, सबसे पहले हम जीएबी रखते हैं, जीएबी के अंदर से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं। म्युनिसिपल टैक्स कौन सा माइनस करते हैं, पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब जिस ईयर की हम इनकम निकाल रहे हैं उस साल में उसके ओनर ने जितने भी म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिए हों वो सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, चाहे वो अगले साल के हों, चाहे पिछले साल के हों, चाहे करंट ईयर के हों। डिडक्शन पेड बेस पर मिलती है और ओनर ने पे किया हो, पेबल बेस पे नहीं मिलती है। और अगर टेनेंट ने पे किया होगा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसको माइनस करके फिर तुम्हारी एनएवी आती है। एनएवी के अंदर 2 डिडक्शन माइनस होंगे, 24A 24B। 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है, जितनी भी एनएवी है उसका 30%। फिर आता है सबसे मेन 24B। अब 24B किसका है, 24B है हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन का। अब गवर्नमेंट कहती है जो भी आपने हाउसिंग लोन लिया है उस हाउसिंग लोन का जो भी तुम इंटरेस्ट पे करते हो उसकी हम तुम्हें डिडक्शन देंगे 24B के अंदर। बट 24B पे जाने से पहले एक बार फटाफट से जीएवी की कैलकुलेशन याद कर लो। जीएवी अगर आपको निकालना है तो 4 वैल्यू होना जरूरी है। कौन कौन सी, एफआरवी, एमवी, एसआर, एआर। पहले कंपेयर क्या करोगे, एफआरवी और एमवी, विच एवर इज हायर। जो हायर आएगा वो क्या आएगा, एफआर1। किससे कंपेयर करोगे, एसआर, विच एवर इज लेस। जो लेस आएगा वो क्या बनेगा, ईआर। किससे कंपेयर करोगे, एआर से। फिर मैंने कहा अगर एआर ज्यादा है तो एआर ही जीएवी होगा, अगर एआर कम है तो रीजन चेक करने होंगे। अगर एआर के कम आने का रीजन वैकेंसी है तो फिर तो एआर ही जीएवी बनेगा, और अगर रीजन वैकेंसी नहीं है फिर तुम्हारा ईआर जो है वो जीएवी बनेगा। इस बेस पे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां तक हमने जीएवी निकालना सीख लिया। अब अगर मैं इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की बात करूंगा तो गवर्नमेंट कहती है देखो जी, आपने इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वाले केस में उससे पहले क्वेश्चन ये है कि आपने जो लोन लिया वो लोन किस पर्पस के लिए लिया। अगर लोन आपने लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, आपने लोन किसके लिए लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, तो हम तुम्हें डिडक्शन देंगे मैक्सिमम 30,000, या अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर दोगे तो हम 2 लाख रुपए तक के आपको डिडक्शन दे देंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में। 3 कंडीशन कौन सी, पहली बात लोन आपने लिया हो 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद, लोन आपने लिया हो परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए। तीसरी कंडीशन, जब से आपने लोन लिया उस डेट से नहीं, जब से लोन लिया उस ईयर के एंड से 5 साल के अंदर अंदर तुमने कंस्ट्रक्शन या घर परचेज कर लिया हो। अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड तो लिमिट 2 लाख रुपए की है, नहीं तो लिमिट जो है वो 30,000 तक मिलेगी, बस ये पर ध्यान। बट हां, अगर आपने लोन लिया लेट आउट हाउस के लिए तो लेट आउट वाले केस में कोई लिमिट नहीं है। अगर लोन लेट आउट हाउस के लिए है, जितना मर्जी इंटरेस्ट पे करोगे सारे के सारे की डिडक्शन तुम्हें मिल जाएगी लेट आउट वाले केस में। फिर एक बच्चा कहता है सर ये तो समझ में आ रहा है, बट कई बार क्या होता है वो एक कॉन्सेप्ट था प्री कंस्ट्रक्शन वाला, वो क्या था मेरे बच्चे, मैंने वो ये कहा था जैसे मान लो आपने जिस ईयर में लोन लिया, अब लोन लिया घर की परचेज करने के लिए, आपने घर परचेज किया फॉर एग्जांपल 4 साल के बाद। तो पहली बात तो ये समझ लो, जब तुमने घर परचेज किया होगा, सारे बच्चे कान खोल के, जब तुमने घर परचेज किया होगा मतलब जिस भी ईयर में तुमने घर परचेज किया होगा या जिस भी ईयर में तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई होगी, तो गवर्नमेंट ने बोला उस साल से तुम्हें डिडक्शन मिलना स्टार्ट होगी। पहली बात तो ये, मतलब जब तुम्हारा घर कंप्लीट नहीं हुआ उससे पहले वाले साल में तुमने इंटरेस्ट तो दिया होगा बट तुम्हें डिडक्शन नहीं मिली होगी। तो मैंने क्या बोला, जिस ईयर में घर बना, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उस साल से तुम्हें डिडक्शन मिलना स्टार्ट होगी। सर बट उससे पहले वाले सालों में, मान लो उससे पहले वाले साल में जो इंटरेस्ट पे उसका क्या होगा, उसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट या प्री परचेज पीरियड का इंटरेस्ट। इसको कैसे देखते हैं, जब से आपने लोन लिया वहां से और जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई वहां तक नहीं, उससे पहले वाले साल की 31 मार्च तक। यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो प्री कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्शन की डेट तक लेते हैं। नहीं, कंस्ट्रक्शन की डेट तक नहीं, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई वो तुम्हारा करंट ईयर है। तो जहां तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई वो साल जहां से शुरू हुआ 1 अप्रैल, उससे पहले 31 मार्च, तो 31 मार्च तक तुम्हारा प्री कंस्ट्रक्शन है। देखो वही बात यहां पे लिखी है,
भाई अगर मान लो तुम्हारा घर यहां पे बन के तैयार हुआ, अगर यहां पर बन के तैयार हुआ तो ये सारा का सारा तुम्हारा यहां तक सारा प्री है। अब प्री को जोड़ दो, तो गवर्नमेंट ने बोला ये हम अलाउड करेंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो इनको जोड़ के डिवाइड बाय 5 कर दो, पहली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। अब ये इंस्टॉलमेंट तुम इस साल में जोड़ दो जिस साल में तुम्हारा घर बन के तैयार हुआ, तो ये प्लस में ये दोनों गवर्नमेंट कह रही है इन दोनों को मिला लो। अगर ये घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो लिमिट है 30,000 और 2 लाख की, और अगर ये घर लेट आउट है उस केस में कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। बट कुछ बातें आपको ध्यान में देनी है। पहली बात यहां पर यह बात ध्यान में देनी है कि गवर्नमेंट ने बोला कि जो डिडक्शन मिलनी है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में, लेट आउट की बात नहीं करे, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में सिर्फ तब मिलेगी अगर आपने नॉर्मल स्कीम ली है। अगर डिफॉल्ट स्कीम ली है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में जो भी इंटरेस्ट मैं पे करूंगा उसकी डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगी अगर डिफॉल्ट स्कीम ली है। दूसरी बात, एक बात मैंने और आपको बताई थी, बाकी सारा का सारा ट्रीटमेंट सेम है, बस ये सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला घर है उस केस में इंटरेस्ट की डिडक्शन डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में नहीं मिलती, लेट आउट वाले की मिलती है, और नॉर्मल स्कीम में चाहे लेट आउट हो चाहे डिफॉल्ट हो दोनों की मिल जाती है। बस ये पर ध्यान दो, ये सारी बातें आपके यहां पे निकल के आ रही हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं तुम्हें और बताऊंगा जी, एक छोटी सी बात और ध्यान देना। छोटी सी बात ये कि अगर आपने डिडक्शन जो मिलनी है वो ड्यू बेस पर मिलनी है, मतलब पेड बेस पर नहीं मिलनी जी, ड्यू बेस पर मिलनी है। दूसरी बात, अगर आप इंडिया से बाहर इंटरेस्ट पे करोगे तो टीडीएस काटना जरूरी है, नहीं काटोगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक बार सारे बच्चे बोलो फटाफट से। एक सेकंड रुकना जी, बस एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड। हाँ जी, तो उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान देना जी, जो हमें इंटरेस्ट है, अगर मान लो कोई पैनल इंटरेस्ट है, अगर मान लो हमारा कोई भी पैनल, पैनल का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने इंटरेस्ट पे नहीं किया, उस इंटरेस्ट पे कोई इंटरेस्ट और मेरे को देना पड़ रहा है, तो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन मेरे को नहीं मिलेगी, तो पैनल इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती। फिर एक पॉइंट हमने और डिस्कस किया था कि अगर आपने कोई फ्रेश लोन लिया पुराने लोन की रीपेमेंट करने के लिए, तो उस फ्रेश लोन पे जो भी तुम इंटरेस्ट पे करोगे उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ये बातें बस आपको ध्यान देनी है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट वाला पॉइंट हो गया। फिर ना कई बच्चों को दिक्कत आती है, सर पार्टली वाले केस में दिक्कत आती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। उसने बोला कि इतना पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इतना पोर्शन लेट आउट है, तो जो भी तुम्हें एफआरवी, एमवी, एसआर दिया है उसको उस पोर्शन में डिवाइड कर दो, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो जीएबी नील बनेगी, लेट आउट वाले पोर्शन की निकालनी पड़ेगी। तो गलती से ना पूरी वैल्यू मत लेना, उतने उतने पोर्शन में डिवाइड करना। फिर जो तुम म्युनिसिपल टैक्स निकालोगे वो भी लेट आउट वाले पोर्शन का ही निकालना, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन में म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती। और ऐसे अगर तुम्हें हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट दे रखा है तो उसको पोर्शन में डिवाइड करना, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में तुम्हारा लॉस आएगा क्योंकि जीएबी तो होगी नहीं। और फिर जितना लेट आउट वाला होगा, लेट आउट वाले पोर्शन में से लेट आउट वाला माइनस करना, इस तरह से क्वेश्चन करना। हमने क्वेश्चन डिस्कस किए भी थे प्रैक्टिस सेशन के अंदर, तो ये बातें मेन मोटी मोटी हाउस प्रॉपर्टी में आती हैं। और एक बात और ध्यान देना, अगर तुम्हें रिकवरी हो रही है अनरियलाइज रेंट की या एरियर्स ऑफ रेंट की, तो जो तुम्हें रिकवरी हो रही है वो सारी टैक्सेबल मत करना। 30% की डिडक्शन माइनस करने के बाद 70% जो आएगा उतनी ही रिकवरी टैक्सेबल करनी है। दैट इज सेक्शन नंबर 25 कैपिटल ए। फिर को ओनर वाले केस में आपको पता है, को ओनर वाले केस में अगर मान लो लेट आउट वाला पोर्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी इनकम निकालो, फिर जो जिसकी इन्वेस्टमेंट है उस रेशो में उसको डिवाइड कर दो। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में को ओनर वाला केस है, जीएबी नील लेंगे, ठीक है। और हर को ओनर को 30,000 और 2 लाख तक की डिडक्शन मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है उन्होंने लोन भी लिया हो, उस वो इंटरेस्ट पे करो तब। अच्छा, एक बात और सुनना, याद है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केस में जीएबी नील बनती है, तो मैंने कहा था दो घर का ऑप्शन है सेल्फ ऑक्यूपाइड का, तो उन दोनों घर को मिलाकर तुम्हें 2 लाख तक की डिडक्शन मिलेगी, अलग अलग घर की नहीं है। आपको मैंने कहा था डिडक्शन जो होती है वो पर्सन वाइज मिलती है, हाउस वाइज नहीं मिलती। एक पर्सन है, उसके 2 घर हैं, टोटल 2 लाख की लिमिट है। 2 पर्सन है, मान लो 2 पर्सन है,
एक घर है तो दोनों को अपनी अपनी लिमिट मिलेगी, बस ये बात ध्यान देना। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। तो फिर मिलूंगा कल 3 वीडियो के साथ दोबारा, और कल हमारी ऑलमोस्ट ये सीरीज का लास्ट 3 सेशन है। आपको मैंने 4 दिन कहा था कि 3-3 4-4 सेशन आएंगे, तो कल हम डिस्कस करेंगे कुछ बातें। अगर आपको एडिशनल डिस्कस करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं कोशिश करूंगा कल की 3 वीडियो में वो पॉइंट्स कवर करने की। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।